हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 2 मॉडल सेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 3 देखेंगे। और फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो स्टूडेंट विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हैं और सेमेस्टर 1 में हैं या झारखंड और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, और अगर वो सेमेस्टर 1, 2, 3 कहीं भी है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अगर उनका पेपर है, तो ये मॉडल पेपर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मॉडल पेपर हमने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको हम लोगों ने एक जगह पे कलेक्ट किया और उसका आंसर भी कर दिया। तो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक टाइप का है ये, यानी क्वेश्चन विथ आंसर। क्वेश्चन बैंक है विथ आंसर। तो ये क्वेश्चन बैंक हमने बनाया और साथ ही साथ उसका आंसर भी कर दिया है कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिले और आपके एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट मिले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग सेमेस्टर 1 के हैं और कंटिन्यूस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के सारे सब्जेक्ट, चाहे एमडीसी पेपर है, चाहे बीएससी पेपर है, जितने सब्जेक्ट हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारे सब्जेक्ट की लगातार स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक अलग चैनल है CWH यूनिवर्सिटी के नाम पर। याद रखिएगा, फिर रिपीट करें, CWH यूनिवर्सिटी। तो CWH का फुल फॉर्म होता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग यूनिवर्सिटी। तो आपको शॉर्ट में लिखना है CWH यूनिवर्सिटी। इस नाम से एक हमने चैनल बना रखा है जहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं CWH यूनिवर्सिटी के नाम पर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, यहाँ पे फ्री कंटेंट डाले हुए रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेन ये चैनल कॉमर्स पर तो सब्सक्राइब करना ही, क्योंकि मॉडल पेपर यहीं पे आएगा और क्लास क्लास सारा का सारा इस चैनल में होगा। और जो क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, वो आएगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। कोई दिक्कत तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। साथ ही साथ जब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, जब आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी, तो चूंकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय और बीबीएम के धनबाद का तो हम लोगों को पता चल जाता है। आपके यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा जो यहाँ के बाहर का यूनिवर्सिटी का है, जब उनका एग्ज़ाम होता है स्टार्ट, तो मुझे अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं उनके लिए उनके एग्ज़ाम के टाइम भी लाइव सेशन ज्वाइन करवाऊंगा, लाइव सेशन लूंगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो यूट्यूब के ऊपर। सवाल है कि यूट्यूब के ऊपर कब लाइव आएंगे, किस डेट में आएंगे, तो एग्ज़ाम का डेट जब डिक्लेयर होगा तभी पता चलेगा। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इस नंबर पर एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है। इस नंबर पर एक व्हाट्सअप चैनल है, तो आप इस नंबर को सेव कर लेंगे और जैसे सेव करेंगे आपको हाई लिखना है। जैसे हाई लिखेंगे आप, ठीक है, इस चैनल के ऊपर हाई लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारा लिंक जाएगा। उसमें सेकेंड नंबर लिंक होगा यूट्यूब चैनल लिंक, सॉरी, सेकेंड नंबर लिंक होगा व्हाट्सअप चैनल लिंक। सेकेंड नंबर लिंक है व्हाट्सअप चैनल लिंक, उसमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर में फॉलो करने का बटन आता है, उसको फॉलो कर लेना है। और फॉलो करने के बाद वहीं पे आपको मैसेजेस चले जाएंगे, वहीं पे मैसेज चला जाएगा लाइव क्लास के टाइमिंग का, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीवीयू में अगर जब स्टार्ट होगा, तो बीवीयू में जब भी स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, तो इसी व्हाट्सअप चैनल में आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि लाइव कब होगा। होता क्या है ना कि अगर 5 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके बाद 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 6 और 7 खाली रहा, तो 6 और 7 को हम लाइव क्लास करके और फिर से अगर उसको रिमाइंड करा दे सारे ये मॉडल पेपर को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर क्लियर कर दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होगा, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ और हर वीडियो में मैं दे दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी पेपर है, चाहे वो बच्चा आर्ट्स का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, तीनों सब्जेक्ट के लिए पेपर पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया तीनों सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए। और अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो अभी तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद आप सेमेस्टर 2 में मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको सारा का सारा लाइव क्लासेस, आप सेमेस्टर 2 से या अगले सेमेस्टर से आप लाइव क्लास, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ये सब की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम फ़ी है, वो पे करके आपको ये सुविधा मिल जाएगी। जो बच्चे अभी चाहते हैं कि सर ये मॉडल सेट हमको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, तो पीडीएफ के फॉर्म में उसके लिए कुछ चार्जेज है। कुछ पीडीएफ तो मैं फ्री कर दिया हूँ, कोई भी बच्चा देख सकता है। उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के 2 ऑप्शन आएंगे, पहला व्हाट्सअप और दूसरा अनदर मेथड। तो अनदर मेथड में जाना है और अनदर मेथड में जाके अपना नंबर डालना है, ओटीपी लेके सबमिट करना है। उसके बाद आप जब कंटेंट में जाएंगे, यानी स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाके आप ऊपर में सर्च करेंगे FYUGP, FYUGP सेमेस्टर 1। तो सेमेस्टर 1 में जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे मॉडल पेपर में तो 1-2 पेपर फ्री में मिलेगा, बाकी के लिए वहाँ पे आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए, ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। अब मैं चलता हूँ मॉडल सेट 3 की तरफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया।
तो हम लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न पहले से पता है, क्योंकि मैंने 2 मॉडल सेट आपको बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर। एग्ज़ाम पैटर्न ये कहता है कि ये 50 नंबर का एग्ज़ाम इसका है, और इसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है, याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा 50 नंबर का। इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में इसका नहीं हुआ होगा। इंटरनल एग्जाम केवल 2 ही सब्जेक्ट का है, वो है पहला मेजर और दूसरा माइनर। केवल मेजर और माइनर का इंटरनल होता है, मेजर और माइनर का इंटरनल होगा, याद रखिएगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, तो इसका इंटरनल एग्जाम नहीं है। और जिसका इंटरनल एग्जाम नहीं है, जिसका इंटरनल एग्जाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लोग 100 नंबर का पेपर है। जिसका इंटरनल एग्जाम नहीं हो रहा है वो 75 नंबर का, और ये जो पेपर है वो 50 नंबर का है। तो 50 नंबर वाला पेपर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। इसका सिस्टम ये है कि ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा। ग्रुप ए में एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछता है, तो हो गया 5 नंबर। और ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 3 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, तो 15 तिया 45 नंबर, और 5 नंबर 50 नंबर। यही पैटर्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रुप ए में 5 ही क्वेश्चन ग्रुप ए में पूछता ही है। ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन द कंट्री। देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन से देश में हुआ था? कौन सा ऐसा देश था जहां आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? सब जानते हैं, इंडिया में हुआ था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे लिखा है कि जिस वेद में मूलतः गायत्री मंत्र समाहित था, कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र डाला हुआ है? तो ऋग वेद में गायत्री मंत्र डाला हुआ है। गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? ऋग वेद में। ये तो हम लोगों को जानना भी चाहिए कि गायत्री मंत्र का जो उद्भव हुआ है वो ऋग वेद से हुआ है। भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं? कितने शेड्यूल डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं मूलतः। आगे है, पौनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। विनोबा भावे का जो आश्रम था, उस आश्रम का नाम क्या था? पवनार आश्रम। विनोबा भावे का जो आश्रम था, उस आश्रम का नाम क्या था? पवनार आश्रम। और आगे है, 1857 के शहीद जय मंगल पांडे का संबंध झारखंड के किस जिले से? तो मंगल पांडे कौन से जिले से हैं? चतरा जिले से। चतरा जिले से, चतरा जिले से थे। और मंगल पांडे बहुत ही फेमस नाम है। जब हम लोग 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो शुरुआत करने वाले मंगल पांडे ही थे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के उद्घोषक थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। और ये किस जिला से थे? चतरा जिला से। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का कंप्लीट, ग्रुप ए। अब हम चलते हैं ग्रुप बी में। अब हम लोग चल रहे हैं ग्रुप बी। ये है ग्रुप बी। और ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, उसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बताइए। तो जनसंख्या क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके वृद्धि के कारण क्या है? तो एक करके, जनसंख्या क्या है ये तो पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं ना। जनसंख्या विस्फोट किसको बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, मान लिया ऐसे जनसंख्या या ऐसे बढ़ रही जनसंख्या, तो ऐसे ही बढ़ना चाहिए ना। अब अचानक एकदम ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट हो जाना, अचानक जनसंख्या बढ़ जाना। तो जनसंख्या विस्फोट होने के कारण भारत में, अच्छा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? जनसंख्या अगर विस्फोट हो रहा है तो भारत में क्या हो रहा है? भूखमरी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगा, घर रहने संबंधी समस्याएं बढ़ेगी, कई समस्या, पर्यावरण की कई समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पर्यावरण स्थिति, ये सब खराब होगा। इसलिए जनसंख्या बढ़ने से खाली जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, ये सब समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। और भारत अभी दूसरा देश है, दूसरा नंबर पर है जनसंख्या मामले में। चीन को छोड़ के हम लोग पहले नंबर पर आने के लिए एकदम परेशान है, जिस हिसाब से हम लोग का सोच बदल रहा है जनसंख्या को लेकर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? क्यों जनसंख्या बढ़ रहा है भाई? उसके क्या कारण है? तो पहला, एक जन्म दर ज़्यादा हो रहा है, बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। दूसरा, मृत्यु दर कम हो रहा है, मर कम रहे हैं। तीसरा क्या है? बाल विवाह के कारण जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जा रहा है, पहले शादी विवाह हो जाता है, जिसके कारण उन लोगों को समझ नहीं आता, और जब तक समझ आता है तब तक 3 4 5 हो जाते हैं। फिर उन लोगों को लगता है यार इसको पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना है। और अगर मैच्योर लोग रहेंगे, है ना, बाल विवाह नहीं होगा, अगर लड़का और लड़की जो शादी विवाह कर रहे हैं वो 27 28 के आसपास में हो, 25 26 के आसपास में हो, मैच्योरिटी होगी तो उनको पता होगा, तब तक वो दुनिया देख चुके होंगे कि नहीं नहीं, ज़्यादा बच्चे करेंगे तो पढ़ाई लिखाएंगे कैसे, उसको शिक्षा अच्छा कैसे दे पाएंगे। लेकिन जब तक उनको होश आता है शिक्षा के बारे में, तब तक 2 4 बच्चे हो ही जाते हैं। अंधविश्वास भी एक बड़ा कारण है। कुछ लोग अंधविश्वास के कारण के ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जो देता है ऊपर वाला देता है, इसके चक्कर में जनसंख्या बढ़ता चला जा रहा है।
और क्या है, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। अभी 76 साल के आसपास में आ गया एक आदमी, पहले 34 साल जीता था। अभी लगभग एक आदमी का एवरेज निकाला जाए तो कितना साल जी रहा है, 76 साल जी रहा है। और सरकारी नीतियों के कारण भी जनसंख्या बढ़ी। सरकार ने सही तरीके से लोगों को शिक्षित ही नहीं किया, शिक्षा का स्तर खराब है। सरकार उस तरह का कार्यक्रम चला नहीं, बस नाम मात्र का कार्यक्रम चला रही है। सरकार जिस दिन स्ट्रिक्ट हो गई जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। जिस दिन सरकार ये नियम बना दे कि जिसका 2 से ज़्यादा बच्चा है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, और अगर नौकरी में होते हुए 2 से ज़्यादा बच्चा हो गया तो हटा दिया जाएगा उसको, सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा कहीं पे उसको। तो अगर ऐसी नीतियां सरकार बना दे। दूसरा है कि सरकार हर तरह से एक्टिव रहे तो जनसंख्या रुक सकता है। सर इसको रोकने के उपाय क्या है, देख लीजिए सरकार क्या कर सकती है रोकने के लिए। जनसंख्या का कारण तो समझ गए ना, रोकने के लिए क्या कर सकती है। तो पहला, सबसे पहले शिक्षित करो लोगों को, यार पढ़ाओ लिखाओ समझाओ। सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। जब तक एजुकेट नहीं कीजिएगा पॉपुलेशन नहीं रुकेगा। फिर फैमिली प्लानिंग को समझाइए, परिवार नियोजन, हाँ या नहीं। फिर विवाह की आयु बढ़ाइए कि भाई शादी विवाह थोड़ा सा ज़्यादा एज में होना चाहिए। संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारित कीजिए कि बर्थ कंट्रोल, एक आदमी कितना संतान कर सकता है, कितना बच्चा कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात कीजिए, सोशल सिक्योरिटी और संतति सुधार कार्यक्रम लाइए। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम लाइए जहाँ पे प्रोगेंसी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और इसका लाभ ले सके, यानी इसको सुधार सके। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जहाँ ऊंचा उठाएगी बच्चे की संख्या कम हो जाएगी। जीवन स्तर जहाँ ऊंचा उठा तो बच्चे की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। और स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवा तथा मनोरंजन के साधन ये नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है मनोरंजन के कारण जो है ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो लोगों को समझाना होगा, बुझाना होगा, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पुराने ज़माने में बच्चे ज़्यादा क्यों होते थे। यही सब कारण था। अब चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व तथा इसके पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन कीजिए। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्यों पिछड़ा हुआ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बिना एग्रीकल्चर का भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, यानी बिना खेती का भारत की अर्थव्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वो कौन है, इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, इंडियन एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है या महत्व क्या है। क्या महत्व है भारत में खेती का। तो पहला है कि जीवन यापन का सबसे प्रमुख साधन क्या है, खेती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन क्या है, खेती है। तीसरा, आर्थिक विकास का आधार क्या है, खेती है। औद्योगिकीकरण का आधार क्या है, खेती है। विदेशी व्यापार का महत्व क्या है, खेती है। खाद्य सामग्री की पूर्ति कहाँ से होती है, खेती से होती है। और व्यापार और सेवाओं का महत्व बताए, बिजनेस किसका होता है, खेती का ना। अगर खेती नहीं होगा तो बिजनेस हो पाएगा। ये सब क्षेत्र है जहाँ पे खेती की सबसे ज़्यादा खेती जरूरी है इन सब क्षेत्रों को। अब देखिए इसमें कौन सा पॉइंट है, अगर इंडस्ट्री चाहिए तो उसके लिए खेती चाहिए क्योंकि खेती उसको कच्चा माल सप्लाई करता है। विदेशी व्यापार में भी हम लोग वही चीज़ दुनिया में बेच रहे हैं जो हमारे देश में उत्पादन होता है। हमारे देश में उत्पादन होता है, हम उसको दुनिया में बेचते हैं। खाद्य सामग्री, अगर भारत में फूड ग्रेन्स जो है वो सप्लाई करना है, चना हो, मूंग हो, मसूर हो, तो उसके लिए खेती करना होगा। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, अभी भारतीय कृषि में क्या विशेषताएं, क्या है भारतीय कृषि। तो पहले लिखा है आजीविका का प्रमुख साधन। आज जीवन यापन का सबसे मेन साधन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का क्या है, खेती है। अभी तो कम हो गया, पहले तो 80-90% इसी में डिपेंड होता था लोग। दूसरा क्या है, खेती का विकास दर क्या है, ज़्यादा है कि कम है। अभी भारत में खेती का विकास दर क्या है, लो है। बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है क्योंकि हम ना टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ना अच्छे सीड्स यूज करते हैं, ना अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। हमारे देश में खेती क्या है, श्रम प्रधान है, तकनीक प्रधान नहीं। मेहनत से कर रहे हैं, लेबर से भी काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं। सीमित सिंचाई साधन एक समस्या है खेती की, कि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन सीमित हैं। जोतों का छोटा आकार, खेत तो जो है वो हमारे यहाँ छोटे छोटे हैं, ये भी एक समस्या है। खेत क्या है, छोटे छोटे। आगे लिखा है खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फसल उत्पादन किया जाता है वो खाने वाला, देख लो अपने क्षेत्र में, धान, गेहूँ, चना, मक्का, यही सब। कपास की खेती कम करता है लोग, ठीक है। जो खाने वाला बस उसी का खेती करता है, ये एक समस्या है। वो क्यों है समस्या है, क्योंकि खाने वाले फसल का उत्पादन करने से बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता, क्योंकि हर आदमी खाने वाला फसल का उत्पादन करता है। हम कमाएंगे उसको ना जो खाने वाला नहीं है, जो बेचने वाला है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग एग्रीकल्चर। उत्पादकता का निम्न स्तर, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या कम होता है। प्रोडक्शन लेवल जो है किसी खेत का वो ज़्यादा है या कम है, कम है, क्योंकि अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं, अच्छे सही समय पर पानी नहीं देते हैं, पानी प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं। आप देखिए वही चीन का अमरूद खाइए और भारत का अमरूद खाइए, दोनों में अंतर है।
वो क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा अमरूद उसका हो रहा है, यानी एक एक अमरूद जो है वो लगभग आधा केजी से ऊपर का है, तो बेच रहा है। हमारे यहाँ अमरूद छोटा छोटा मिलेगा आपको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है हो रहा है। आगे क्या लिखा है, हमारे पास मार्केटिंग सरप्लस भी बहुत कम है, बहुत कम मार्केटिंग सरप्लस है, मतलब हम बेचने वाले वाले कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूज हो जाता है। और है डिस्टिंग्यूज एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बोलता है कि भारतीय किसान छुपी हुई और मौसमी बेरोजगारी के शिकार भी है, मौसमी बेरोजगारी के शिकार है। भारत में कृषि की समस्या बहुत है, यह पढ़ोगे लिख लोगे खुद से। पहला है नेचुरल, प्राकृतिक समस्या क्या है, तो भैया वर्षा कब होगी इसका पता नहीं। दूसरा, जमीन जो है कट रहा है, जो भूमि कृषि उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ लायक कृषि है, नदी के किनारे, वो कटता चला जा रहा है बरसात में। प्राकृतिक आपदा भी बहुत आती है, सूखा पड़ जाता है, कभी को कुहासा हो जाता है, इसको ठंड बोलते हैं, पाला पड़ जाता है। तकनीकी समस्या क्या है, तो भैया पुराना तकनीक है प्रोडक्शन करने का, उत्तम बीज नहीं है, अच्छे सीड्स नहीं है, पर्याप्त सिंचाई का साधन नहीं है, और परंपरागत फसल चक्र वाइज ट्रेडिंग, हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं कि नहीं इसके बाद ये काटेंगे तो ये लगाएंगे, ये काटेंगे ये लगाएंगे, दूसरा सोचते नहीं। तो जो पुराना जमाना से चल रहा है वही लगाएगा तो फायदा क्या है। और क्या समस्या है, इंस्टीट्यूशनल समस्या क्या है, संस्थागत समस्या, तो बोलता है सब डिवीजन भूमि का उप विभाजन होते जा रहा है, यानी छोटा छोटा होते जा रहा है, जितना भूमि छोटा होगा उतनी समस्या। और बोलता है दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली है, डिफेक्टिव टेन्योर सिस्टम भारत में बहुत बड़ा समस्या है जमीन का। 1947 में जब आज़ादी मिले ना, तो ज़मीन का बंटवारा होना शुरू हुआ, और जो महाराजा महाराजा ज़मींदार लोग थे उनसे ज़मीन छीन के बाकी लोगों को दिया गया, लेकिन ये सही तरीके से नहीं दिया गया। अब दिक्कत क्या होता है कि अगर हम अपने गांव में हम अपनी ज़मीन पर लोन लेना चाहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होता है। पता चला जिस खेत को हम आज तक समझ रहे थे अपना, जब उस खेत का पेपर लेके जाइएगा तो दूसरा भी घर गांव में पहुंच जाएगा बैंक में कि सर इसके दादा मेरे दादा से बदलेन किए हुए थे, ये बदला हुआ ज़मीन है, ज़मीन ये मेरा है और इसका ज़मीन मेरे घर के पीछे। अभी कैसे ही ज़मीन को रख के लोन ले लेगा, लीजिए काम खत्म। तो ये जो बदलेन वाला सिस्टम है ना बहुत ख़राब है, अदला बदली जो हुआ था वो बहुत ख़राब है, और आने वाले समय में देखिएगा इससे पूरा गांव उलझ जाता है। फिर पंचायत पंचायत में ये बात होता है कि अरे जो जहाँ है वहीं रहो यार, सब लड़ जाओगे एक दूसरे से। क्योंकि मान लीजिएगा हमारे घर के पीछे अगर किसी का ज़मीन है तो उसके घर के आसपास में भी किसी का ज़मीन होगा ना, तो उस तरह तो सब उलझ जाएगा। पता चला कि जिसका जो घर बना है ना वो दूसरे के ज़मीन पर बना है, तो बोलेगा अभी तोड़ो, तो फिर आपस में पूरा गांव उलझ जाएगा। इसलिए बोलता है जैसे चल रहा है चलने दो। बात समझ गए, कुछ दिमाग, अब तुम सोच रहे हो हम नया काम करेंगे, तुम पूरा यहाँ का एग्रीकल्चर करेंगे, सब्जी का उत्पादन करेंगे 6 एकड़ ज़मीन में, पॉसिबल नहीं। क्योंकि आप लोन लेने जाओगे लोन नहीं मिलेगा, आपके नाम पर है ही नहीं। जब आप 3 पीढ़ी का निकालेगा बैंक, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का, तो पता चला आपके नाम पर तो है ही नहीं वो ज़मीन तो किसी और के नाम पर है। और अगर 1947 का पहले का निकाल दिया 1932 का खतियान, तो कहानी खत्म। 1932 में तो बहुत लोग बाद में आके बसे हैं, तो कहानी खत्म है, मिल भी नहीं करेगा आपके दादा परदादा, किसी का नाम नहीं मिलेगा, वहाँ है ही नहीं कोई दादा परदादा आपका। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो अच्छा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी, भारत के किसान थोड़ा गरीब भी हैं, पैसे की समस्या है, ऋण ऋण उनके ऊपर ज़्यादा रहता है, लोन में जीते हैं, उनको आसानी से लोन नहीं मिलता है, मार्केट अच्छा नहीं है जहाँ पे वो सामान बेच सके, और कृषि उत्पादन लागत जो बढ़ रहा है वो भी एक समस्या है। और अदर प्रॉब्लम में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है। बस जनसंख्या बढ़ने से कृषि पर क्या समस्या है, हाँ जनसंख्या बढ़ेगा तो ज़्यादा खाएगा ना, तो कृषि पर प्रेशर पड़ रहा है बेचारे को। और धार्मिक और सामाजिक कारण किसानों को बर्बाद कर रखा है, धार्मिक और सामाजिक कारण, समाज की ऐसी परिपाटी है कि किसान गरीब हो जाता है इसके चक्कर में। मान लो एक किसान बहुत अच्छा जिंदगी काट रहा है, फसल उत्पादन करता है, फसल बेचता है, और साल भर उसका घर अच्छे से चल जाता है, फिर फसल लगाता है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अचानक उसकी बेटी की शादी हो गई, और फिर कर्जा लिया, और कर्ज लेगा, चूंकि समाज में क्या है, सामाजिक सिस्टम ऐसा है कि सबको खिलाना पिलाना है, तो उसमें वो जो कर्ज में गया वो जिंदगी भर कर्ज में रह जाता है, क्योंकि ना तो उसका कोई एक्स्ट्रा इनकम कहीं से है जो कर्ज को चुकाएगा। अब उसी तरह से वो अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है, काट लेता है। तो सामाजिक कारण और धार्मिक कारण भी ऐसी है कि लोग गरीब रह जाते हैं, लेकिन धार्मिक और सामाजिक कारण को फोकस करता है। आगे क्या है, भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं किया जा रहा है। भारत में किसी तरह का भी एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं होने के कारण भारत में अच्छे अच्छे खेती के टेक्निक डेवलप नहीं हो रहे हैं। और जो एक समस्या है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसका जस्ट उल्टा है, जो ऊपर में था ना उसको ठीक किया गया, देख लीजिए। पहला क्या था, भूमि सुधार, ऊपर में था ना भूमि की समस्या, तो इसको आप पढ़िएगा कि क्या करना है। तो जस्ट जो ऊपर में था उसका जस्ट नीचे हम लोग को काम करना है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं क्या होगी, सुधर जाएंगी।
अब तीसरा हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, आचार्य विनोबा भावे के जीवन दर्शन तथा उनके विचारों का वर्णन कीजिए। अभी देखिए विनोबा भावे यहाँ पूछ रहा है, रांची यूनिवर्सिटी का रांची के बारे में किसी विद्वान के बारे में पूछेगा, लिखा होगा उसके सिलेबस में। बीबीएमक्यू धनबाद का अगर पूछेगा तो भाई विनोद बिहारी महतो के बारे में पूछेगा, तो यहाँ विनोबा भावे के बारे में पूछा है। सब विश्वविद्यालय का नाम किसके आधार पर पड़ा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो विनोबा भावे के बारे में सब जानते हैं कि विनोबा भावे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रेरणा थे। यानी पूछेगा विनोबा भावे का सबसे बड़ा आंदोलन कौन था? भूदान। भूदान का मतलब था भूमि दान करना, राजा महाराजाओं से भूमि लेके और उन लोगों को भूमि दान करते थे जिनके पास भूमि नहीं था। इनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को रायगढ़ ब्रिटिश शासन में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को पनवार, देखिए अभी पढ़े ना ऊपर था ना, पनवार आश्रम में हुआ था, वर्धा में हुआ था। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था और बहुत विवाद में रहे थे। ये सपोर्ट किए थे इंदिरा गांधी के आपातकाल को, और इसलिए विवाद में रहे थे क्योंकि सारे लोग उसके अपोजिट बोल रहे थे। री बोलेंगे नहीं ठीक है अनुशासन पर्व है। भारत बोला विनोबा भावे विश्वविद्यालय की जीवनी देखिए तो नाम क्या है? विनोबा भावे। जन्म का समय और स्थान 11 सितंबर 1895 महाराष्ट्र के कोलबा जिले में गागोंड गांव में हुआ था। शिक्षा महाराज साईजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। पुरस्कार भारत रत्न मिला 1983 में। अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में ही मिल गया था। माता पिता का नाम नरहरि शंभू माता पिता का नाम और रुक्मिणी देवी माता का नाम। प्रसिद्ध कैसे हुए? भूदान आंदोलन से प्रसिद्ध हुए, स्वतंत्रता सेनानी थे। शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जाति और धर्म ये ब्राह्मण थे और धर्म इनका हिंदू था। मृत्यु का समय 15 नवंबर 1982 पनवार वर्धा में। इनकी प्रारंभिक जीवन का शैली के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी से प्रेरित थे और महात्मा गांधी से प्रेरित होने के कारण ये महात्मा गांधी के ही कर कदमों पर चलना शुरू कर दिया और इन्होंने बचपन में ही गीता का पूरा पाठ कर लिया था। यानी पूरा गीता जो शास्त्र है हमारा उसको पढ़ने का काम इस शुरू में ही कर दिए थे, भगवत गीता। अच्छा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का भूदान आंदोलन तो ध्यान दीजिएगा, बोलता है 1958 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने विनोबा भावे से अपने जीवन यापन के लिए 80 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया। हम लोगों को जीने के लिए 80 एकड़ भूमि दीजिए। तब आचार्य विनोबा भावे ने जमींदारों के आगे आकर गरीबों को भूमि दान करने के लिए कहा। इसे भूदान आंदोलन कहते हैं और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में रहे और बहुत सारे लोगों ने अपनी भूमि दान कर दी। और कितना एकड़ इन्होंने इस आंदोलन में 44 लाख एकड़ भूमि दान में ले ली लोगों से और लगभग 13 लाख गरीबों को इससे मदद किया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, इसलिए दुनिया बोल रहा है इन्होंने दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया इतने बड़े आंदोलन के साथ, जिन्हें भूदान आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या है, तो बोला इन्होंने भारत के प्रमुख हिंदू ग्रंथ गीता का मराठी में अनुवाद किया था। जो हमारा गीता शास्त्र है उसका मराठी में अनुवाद किया था। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद विनोबा भावे प्रमुख गांधीवादी नेताओं में से एक थे। आज़ादी के पहले भी गांधी के सपोर्ट में थे और आज़ादी के बाद वे गांधी के समानता के सिद्धांत के प्रमुख पक्षधर थे। इनको मानना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का। विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। जब ये तो हम लोग देख रहे हैं इमरजेंसी का समर्थन किए थे। आचार्य विनोबा भावे गौ हत्या के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इसके न रुकने पर उपवास भी किया था। उपवास का प्रण लिया था कि अगर गौ हत्या नहीं रुकेगा तो हम उपवास कर लेंगे। और साबरमती आश्रम याद है कुछ महात्मा गांधी का, तो चूंकि गांधी के ये माने जाते थे उत्तराधिकारी, इसलिए साबरमती आश्रम के बगल में ही इनका था। बोलते हैं साबरमती आश्रम में विनोबा भावे जिस ट्री मतलब कुटिया में रहते थे उनका नाम क्या था? विनोबा कुटीर रखा गया था। ये विनोबा भावे के बारे में हम लोग जीवनी देख रहे थे। अब हम लोगों को क्वेश्चन देखना है सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन हम लोगों के पास रहेगा और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे।